हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करता हूं क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर, ए सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ मैथ। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, इस वीडियो में एक ही वीडियो में हम पूरी ज्योमेट्री का काम तमाम करने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को सबसे पहले अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन की घंटी दबा देंगे ऑल वाला, जिससे कि आपको मेरी इसी तरह की और भी वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम पर आ जाएगा। वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और यह सेशन आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट सेशन होने वाला है ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपका एग्जाम है और आप क्विक रिवीजन चाहते हैं तो ये वही है। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं। आप शेयर कर दीजिए। उससे पहले मैं अगर आगे बात करूं आप लोगों से, तो मैं बता देना चाहता हूं अनअकैडमी पर आज के दिन रात को 12 बजे से पहले अगर आप, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप मेरे कोर्सेज के साथ जुड़ते हैं, जहां मेरे साथ साथ अन्य सभी सब्जेक्ट भी आपको मिलेगी, जहां मैं डिटेल में पढ़ाता हूं पूरा का पूरा, तो आपको 20% ऑफ मिलेगा। आज का ही दिन है, जल्दी से रात को 12 बजे से पहले जुड़ जाइएगा। कैच द मैथ, क्रैश कोर्स, सब कुछ आपको उसी में मिलने वाला है। चलिए, साथ के साथ आपको इस सेशन की जो पीडीएफ है वो मैथ बाय साहिल सर टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर क्लास की पीडीएफ और अपडेट वहीं मिलती है आपको, ठीक है। मैंने नीचे मेल आईडी भी डाली है, तो जो भी विद्यार्थियों के एग्जाम देकर वो आए, तो मेल आईडी के लिए शिफ्ट और डेट मेरे को मैसेज कर देना, ठीक है। चलिए शुरुआत करता हूं। सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दो आप, चलिएगा, मजा आ जाएगा। सबसे पहले वीडियो को शेयर करो जोरदार तरीके से, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। मेरा यही इंटेंशन रहेगा कि मैं जो भी आपको पढ़ाऊं, आप अपनी पेन और पेपर जो है उसको साइड में रख दें। बस आप अब देखेंगे, ये वीडियो आपके उस समय काम आएगा जब आप कभी ट्रैवलिंग कर रहे हैं या कभी भी कहीं जा रहे हैं, उस समय आपको रिवीजन करना है, तो ये सबसे बेस्ट सेशन रहने वाला है। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको देखना है और समझना है, ठीक है। चलिएगा, आइए स्टार्ट करते हैं चीजों को बिना किसी देरी के। पहला कॉन्सेप्ट, हमने दो लाइन लिए हैं, दो रेखा की समीकरण ये होती है a1x प्लस b1y प्लस c1, a2x प्लस b2y प्लस c2। ये दो रैखिक समीकरण आपको दी गई होंगी, लीनियर इक्वेशंस आपको दी गई होंगी। आपसे पेपर में प्रश्न पूछ सकता है कि अगर इनका अद्वितीय हल हो तो क्या शर्त है। अगर इन दोनों रैखिक समीकरण का नंबर जो कंसिस्टेंट सिस्टम है अद्वितीय हल हो, तो अद्वितीय हल का मतलब आपकी लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, तब तो आप इनको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि अगर ये एक यूनिक सॉल्यूशन के साथ जा रही हैं, तो आपको क्या करना है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 वाला कंसेप्ट यहां लगेगा, ठीक है। इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 वाला कंसेप्ट यहां लगेगा, ठीक है। अगर मैं आगे बात करूं कि आपका जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट है, यानी कि लाइन आपस में एक दूसरे को काटती जा रही है, वो भी अनंत बार, इसका मतलब a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 रहेगा। यानी कि तीनों के जो कॉफिशिएंट हैं, इवन कांस्टेंट वाला पार्ट भी बराबर रहेगा। क्लियर है? ऐसे समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी से कमेंट में यस या नो लिख के बताइए। कम ऑन गाइस, जल्दी से, क्योंकि बहुत कुछ सीखने वाले हो आज आप। मैंने बोला ना, लाइफ का बेस्ट मतलब बेस्टम बेस्ट। आइए सर, अगर कोई सॉल्यूशन ना हो तो लाइंस आपस में पैरेलल होंगी, और जब कोई दो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं तो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 तो होता है, लेकिन जो कांस्टेंट वाला पार्ट है उसका रेशो बराबर नहीं होता। तो यह भी एक पहचान है कि अगर कभी भी किन्हीं दो लाइंस को अगर आपका रिलेशन एस्टेब्लिश करना हो, तो आप ये पूछ सकते हैं पेपर में कि सर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो आप क्या चेक करोगे कि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 तो होना चाहिए, लेकिन c1 अपॉन c2 नहीं होना चाहिए। तो रेखाएं पैरेलल हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी, और दो समांतर रेखाओं में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि सॉल्यूशन तो तब होगा ना जब कटेगी। दो समांतर रेखाएं कभी कटेंगी क्या? कभी नहीं कट सकती वो, तो कटेगी नहीं तो नहीं होगा काम। अगला क्वेश्चन, ज्योमेट्री में आप बताइए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। दो एंगल अगर कॉम्प्लीमेंट्री हैं, पूरक कोण है, पूरक कोण तभी होंगे जब उन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा। मैंने कहा एक कोण 30 डिग्री है, उसका पूरक कोण कितना होगा? 60 डिग्री। मैंने बोला एक कोण आपका 20 डिग्री है, उसका पूरक कोण कितना होगा? 70 डिग्री। इस तरह से
अगर मैं बोलूं संपूरक कोण, संपूरक कोण को बोलते हैं जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो। तो अगर आपसे कोई बोले ना कि किसी कोण का संपूरक कोण, तो उस कोण को, उस थीटा को, उस एंगल को मान लीजिए थीटा, देन सेकंड एंगल 180 माइनस थीटा। क्लियर? बिल्कुल क्लियर है। अगला अगला कंसेप्ट, जब दो लाइनों को कोई तिर्यक रेखा काटे बहुत सारे एंगल बनते हैं। अब बहुत सारे एंगल समझ लीजिए आप। सबसे पहली बात, अल्टरनेटिव एंगल क्या होता है सर? जो जेड बनाता है। तो सर 3 और 6 अल्टरनेटिव है। इसी तरह से ये वाला भी जेड काउंट होता है, तो 2 और 8 भी अल्टरनेटिव है। तो 3 और 6, 2 और 8 भी अल्टरनेटिव है। आगे सर, अगर दो पैरेलल लाइन है और कोई लाइन उनको तिरछी रेखा काट रही है, तो सेम पोजीशन पर एंगल जो होते हैं वो एंगल कौन से एंगल होते हैं? संगत कोण। संगत बराबर है करस्पॉन्डिंग एंगल। चलिए चलिए चलिए, करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। जैसे कि क्या एक किसके संगत है? एक किसके संगत है? जल्दी जल्दी, 5 के, क्योंकि ये भी लाइन के ऊपर, वो भी लाइन के ऊपर। 2 किसके संगत है? 6 के। 4 8 के। 3 7 के। तो इसको कहते हैं संगत कोण। ठीक है, आइए अब आपने जो जेड देखा वो जेड 3 और 5 संगत, 3 और 5 को बराबर बना रहा है। अल्टरनेटिव एंगल भी बराबर होते हैं, अल्टरनेटिव एंगल भी बराबर होते हैं। तो ये तो आंतरिक अल्टरनेटिव है। तो सर बाहर के भी अल्टरनेटिव होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। जैसे कि आपने ये जेड बनाया था अभी, तो इसके ऊपर 4 आ रहा है, इसके ऊपर 6 आ रहा है, बराबर होगा, क्योंकि भाई ये अल्टरनेटिव एंगल भी बराबर होते हैं। दिमाग में रखना इस बात। ठीक है, इसी तरह से मैं बोल दूं ये वाला कोण, तो सर 1 और 7 अल्टरनेटिव है, बराबर होगा। ठीक है, तो 2 तरह के अल्टरनेटिव कोण होते हैं, जैसे कि 3 और 5, 2 और 8, ये इंटरनल वाले थे। 4 और 6 और 1 और 7 वो एक्सटर्नल वाले थे। ठीक है गुरुजी। अच्छा, आपको ये बताओ शीर्ष अभूमिक कोण क्या होता है? सर शीर्ष अभूमिक कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वो एंगल्स होते हैं जो ऐसे ऐसे बन रहे हो। दो लाइनों को कट करने पर, दो लाइन कहां कट हो रही हैं? ये रहा। दो लाइन कहां कट हो रही हैं? बोले सर ये रही। तो आमने सामने के, ये 1 और 3 आमने सामने, 2 और 4 आमने सामने, तो वर्टिकली अपोजिट कहलाएगा और ये बराबर होते हैं। इनको शीर्ष अभूमिक कोण बोलते हैं। तो कभी भी मैं अगर आपसे बात करूं कि कभी भी किसी भी दो लाइनों के समूह को अगर कोई तिर्यक रेखा काटे तो कितने शीर्ष अभूमिक कोण बनेंगे? 1, 2 पेयर, 3 पेयर और 4 पेयर। 4 पेयर बनने वाले हैं। कितने जोड़े बनेंगे? 4 जोड़े बनने वाले हैं। क्लियर हो रहा है माय डियर? समझ में आ रहा है? चलिएगा, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है ना डियर? आइए अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ लूं, एक क्वेश्चन पूछूंगा इसी पर बेस्ड, और आप सभी का जवाब आना चाहिए भाई। तैयार हो सब? इस दो क्या मैं कहता हूं अनंत पैरेलल लाइन है, ऐसी है ना, 1 2 3 4, 3 मैंने मान ली। 3 पैरेलल लाइन को अगर कोई तिर्यक रेखा काटे तो इसमें कितने अलग अलग कोण बनते हैं? हां, मैं पूछ रहा हूं कि 3 लाइन हो, या 5 भी बोल सकता है, या 10 भी बोल सकता है। 3 पैरेलल लाइन को कोई एक तिरछी रेखा काटे तो कितने अलग अलग कोण बनेंगे? एंगल कितने अलग बनेंगे? एंगल कितने अलग बनेंगे? एंगल का मतलब संख्यात्मक मान। जवाब आ रहा है? एग्जैक्टली रानी राज, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत गजब, बहुत बढ़िया। 2 ही एंगल बनेंगे सर। कैसे? यानी कि अगर मान लो ये थीटा है, तो यहां यही कहानी है कि अगर मान लो ये थीटा है, ये 20 है मान लो, तो देखना देखना आप, सर ये 20 है तो कुछ नहीं है, ये भी 20 होगा। अच्छा ये 20 है तो ये भी 20 होगा। अच्छा ये 20 है तो ये वाला क्या हो जाएगा? 160 हो जाएगा। अच्छा ये वाला 160 है तो ये वाला भी 160 हो जाएगा, तो ये 20 हो जाएगा, ये 160 हो जाएगा, इसी तरह से ये 20 हो जाएगा। मतलब एंगल यही घूमते रहेंगे। 2 ही तरह के एंगल बनते हैं हमेशा। 60 ये 20 160, 20 160, 20 160, शुरू से लेके एंड तक। तो चाहे इनफाइनाइट लाइंस हो तो भी 2 ही एंगल बनेंगे। तो ये क्वेश्चन बन गया पेपर में कि कितने एंगल बनते हैं अगर आप ऐसे लाइन को काट देते हो। तो एंगल 2 ही तरीके के बनेंगे, अलग अलग होंगे, वो अलग अलग तरीके से हम नाम दे देते हैं उनको, बस यही कहानी है। चलिए भाई
बहुत अच्छा कंसेप्ट क्लियर किया। एक चीज और दिमाग में रखें, दो पैरेलल लाइंस के अंदर के जो कोण होते हैं उनका योग क्या होगा, ऑलवेज 180 डिग्री। 2 और 5 का योग 180, 3 और 8 का 180, हमेशा इंटरनल एंगल आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं, संपूरक होते हैं। क्लियर है भाई? वीडियो को शेयर कर दो जोरदार तरीके से। आइए अब आते हैं ट्राइंगल पर। अब ट्राइंगल पर आते हैं। कोई भी ट्राइंगल बनेगा कब ट्राइंगल? सर ट्राइंगल तभी ट्राइंगल बन पाएगा जब उसकी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा हो। उसकी कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा हो, कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा हो गया? बिल्कुल हो गया। एक शर्त और है कि सर उसकी किसी भी भुजा का, दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम हो। किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम हो, किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर किसी तीसरी भुजा से कम हो। तो ये दोनों कंडीशन आप लिख लीजिए पेपर में। ये दोनों ही कंडीशन से क्वेश्चन आते हैं कि भाई अगर कोई ट्राइंगल पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है तो डिसाइड कौन करेगा? डिसाइड करेगा कि उस त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी से ज्यादा, दो भुजाओं का योग तीसरी से ज्यादा, दो भुजाओं का योग तीसरी से ज्यादा, दो भुजाओं का अंतर तीसरी से कम, दो भुजाओं का अंतर तीसरी से कम। यह होना जरूरी है, अनिवार्य है, तभी पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर है भाई साहब? क्लियर है? चलिए, अगर किसी ट्राइंगल की तीनों भुजाएं आपको दे दी और सी सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा है सी, तो अगर मैं पूछूं यार ये बताओ पहचानोगे कैसे? मैं कैसे पहचानूंगा कि ये न्यून कौन है? मेरे को भुजाएं दे रखी हैं केवल। क्या भुजा देखकर आप पहचान सकते हो? क्या आपको आता है? भुजा देखकर पहचान सकते हो? नहीं पहचान सकते, लेकिन उसका तरीका है। उसका तरीका क्या है? अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर है, यानी कि यह एक समकोण त्रिभुज होगा। यह एक समकोण त्रिभुज होगा। हाँ मोहित, दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब जाके ट्राइंगल बनेगा। ठीक है? हाँ तो ठीक है। अगर मान लो आपको बोला जाए कि न्यून कोण का कैसे पता चलेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए, इसलिए वो त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है? अच्छा, अधिक कोण के लिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से कम होगा, तो वह त्रिभुज कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। तो गुरुजी यानी कि आपने तो वक्त पलट दिया और जज्बात पलट दिए। अगर एंगल के हिसाब से बात करें तो एंगल के हिसाब से तो हम बता देते थे। न्यून कोण मतलब जो ट्राइंगल में सभी कोण 90 डिग्री से कम होंगे वो न्यून कोण। किसी भी ट्राइंगल में कोई एक कोण भी 90 डिग्री हो जाएगा तो समकोण, और किसी भी ट्राइंगल में कोई भी कोण 90 से ज्यादा हो जाएगा अधिक कोण, है ना? अधिक कोण है ना? सही बात है। लेकिन भुजाओं से पता लगाना यह नया था। तो अगर भुजाओं से अगर आप बता सकते हो तो आप हीरो हो, और हीरो के लिए आपको कुछ नहीं करना, सबसे बड़ी भुजा को लेना है। जो आप पाइथागोरस जानते हो उससे समकोण का पता लगाओ। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर है न्यून कोण, अगर लेस देन है तो अधिक कोण। एक एग्जांपल लेता हूं, पेपर में एक एक प्रश्न आने वाला है, और आपका दिल खुश नहीं हो जाए तो फिर कहिएगा मेरे से। 3, 5 और 9। पहले तो बताओ ये ट्राइंगल संभव है क्या? पहले प्रश्न ये कहता हूं कि ट्राइंगल पॉसिबल है क्या? पहला ट्राइंगल बताओ, पहले पॉसिबल है क्या? नहीं। दूसरा क्वेश्चन देता हूं, ट्राइंगल पॉसिबल है क्या? तो पहला ट्राइंगल पॉसिबल है या दूसरा पॉसिबल है? चलो 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 चलो। तो गुरुजी ऐसी बात है, जो बात बता देता हूं कि हम चेक करेंगे त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा आना चाहिए, कम आ रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा है, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा है, तीसरी भुजा से ज्यादा है, ये पॉसिबल ट्राइंगल है। तो आप चेक कर लिया आपने। अब ये है कौन सा? चेक करते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25 और 7 का 49। आप ये देख रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन सी स्क्वायर है, ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल होगा। ये कौन सा ट्राइंगल है? अधिक कोण त्रिभुज है ये। मजा आ रहा है? हाँ या ना में जवाब दीजिए, और खींचकर लाइक और शेयर करते जाइए, रुकना नहीं है भाई साहब। ये सेशन लाइफ का बेस्ट सेशन होगा, ये मैं बोल देता हूं आपको।
ये चीज क्लियर हो गई तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि ये ऑब्ट्यूस है। ऐसी बात आपको मैंने समझाई है। चलिए अब मैं बात करता हूं आगे। अगर किसी भी ट्राइंगल में उसकी दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर हो और ये मिड पॉइंट हो तो मध्य बिंदु हो जाता है। ये थ्योरम कहलाती है मिड पॉइंट थ्योरम। और मिड पॉइंट थ्योरम का एक ही मतलब है कि जो डीई होगा वो बीसी का आधा होगा। क्या होगा सर? किन्हीं भी दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर हो जाएगी। मैं दोबारा बोल रहा हूं, किसी भी ट्राइंगल में किन्हीं भी दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर हो जाएगी। ठीक है, तो मध्य बिंदु बोला है ना, तो मध्य बिंदु का मतलब यह है कि जो आपका डीई होगा वो बीसी बटे 2 होगा। क्लियर है भाई? क्लियर? चलिए इसी के साथ में थेल्स थ्योरम की बात मैं करना चाहता हूं। थेल्स थ्योरम क्या कहती है सर? थेल्स थ्योरम का मैंने यहां पर रिवीजन भी पूरा करवा दिया है, उस सेशन को जरूर देख लेना जाने से पहले। यहां तो मैं आपको बस एक चीज बता रहा हूं, वहां मैंने पूरा प्रूफ करवाया है। तो ये मैंने डी और ई माना। थेल्स थ्योरम ये कहता है कि डी और ई मध्य बिंदु नहीं है। समझ रहे हो ना? दोनों का अंतर समझ लो पहले। थेल्स थ्योरम कहता है सर डी और ई मिड पॉइंट नहीं है सर, मिड पॉइंट नहीं है सर। फिर क्या है? ये ऐसी पॉइंट है तो आपकी जो संगत भुजाओं का अनुपात होगा वो बराबर होगा एडी और एबी बराबर एसी और एई और एसी। लिख लो इसको, है ना, और डी और बीसी। ये थेल्स थ्योरम होती है ना? यानी कि इसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोलते हैं। मैंने ये एक वीडियो बनाया हुआ है इसी चैनल पर, इसलिए कह रहा हूं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत काम आने वाला है। और एक एक सेशन गोल्ड वाला सेशन है, एक एक यहां पर चेक कर लेना आप चाहे तो, जो शॉर्ट वीडियोस वाला है। यहां तक क्लियर हो गया भाई मामला? चलो अब आगे चलते हैं। आगे आ जाओ। सबसे खतरनाक, सबसे जानदार और 100% पेपर में प्रश्न आने वाली चीज सर ये क्या है? सुनो प्लीज। किसी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर यहां से 90 डिग्री वाले से सामने भुजा पर लंब डाला जाए, परपेंडिकुलर डाल दिया, तो परपेंडिकुलर डाल दिया तो 3 ट्राइंगल बन रहे हैं। कौन से? एक ये वाला और एक बड़ा वाला, तीनों आपस में सिमिलर होते हैं। पहला एक क्वेश्चन बन गया। क्या ऐसे बोलेगा आपसे कि किसी ट्राइंगल में समकोण से सामने वाली भुजा पर लंब डाला जाता है तो इस प्रकार बने ट्राइंगल क्या आपस में समरूप होते हैं? क्या 2 समरूप होते हैं? क्या एक अकेला समरूप होता है? या तीनों समरूप होते हैं? सब 3 ट्राइंगल बनेंगे, तीनों ही समरूप होंगे, एक छोटा वाला 2 और एक बड़ा वाला। ठीक है, अगर मान लो इसका बीडी निकालना हो, बीडी, तो बीडी निकालने का सबसे अच्छा तरीका है बीसी गिवन हो, एबी गिवन हो, एसी निकाल लोगे पाइथागोरस से, एरिया बराबर कर दो। एरिया कैसे बराबर करेंगे? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। इसका आधार एसी है और ऊंचाई बीडी है, बराबर कर दिया, बीडी निकल गया। सर मान लो अगर बीडी ऐसे ना निकालना हो, दूसरा तरीका पूछा जाए तो दूसरा तरीका भी है, एडी निकाल सकते हो, डीसी निकाल सकते हो। सर एडी कैसे निकालूंगा? एडी निकालने के लिए जो उसके साथ में भुजा लगी हुई है AB स्क्वायर अपॉन AC। भाई साहब ये लिख लेना, ये एक एक क्वेश्चन आएगा। हालांकि पूरी पीडीएफ दूंगा, आप तो बस ऐसे देखो, बस ये चाहता हूं कि बस फोकस करके देखो। CD निकालना हो तो इसके साथ में लगी हुई BC स्क्वायर अपॉन AC लिख लो। और एक ये और होता है 1/BD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर BC स्क्वायर। और एक BD बराबर ये भी होता है √AD इंटू DC। ये और लिख लेना, ये और काम का है, √AD इंटू DC। ठीक है, हाँ चलिए। हाँ यार इसमें सुपर चैट भी आ गया, सुपर थैंक्स, सुपर चैट सब आ गया है, कोई बात नहीं। चलो ये ठीक है, ये क्लियर है भाई, सबको समझ में आ गया? लिख लिया, आगे चलते हैं। सर सिमिलरिटी क्या होती है? सिमिलरिटी का जानदार केस है, अगर 2 ट्राइंगल आपस में सिमिलर है, 2 ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं तो क्या केस चलता है? अगर 2 ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं तो सुन लो, किसी भी 2 ट्राइंगल की संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं में केवल भुजाएं नहीं आएंगी, केवल साइड्स नहीं होगी, उसके अलावा इसका जो मतलब कुंडली है ना पूरी की पूरी। अब देखो तो सही, सर 2 ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं तो
उनका जो एरिया का रेशो होगा, ए बी का डी से रेशो, बी सी का ई एफ से रेशो, ए सी का डी एफ से रेशो स्क्वायर। सर वो क्या वो क्या है भाई साहब? ना केवल साइड्स, इवन लंब भी, परपेंडिकुलर का रेशो भी, मीडियन भी, माध्यिका का रेशो भी, ना केवल साइड्स का, माध्यिका का भी और लंब का भी, उनका भी रेशो बराबर होता है, वो भी स्क्वायर में, क्योंकि एरिया की बात कर रहे हैं ना अपन। हाँ, एरिया की बात कर रहे हैं ना भाई अपन, चीजें क्लियर हैं? हाँ, एरिया की बात कर रहे हैं। अगर इसी चीज में अगर परिमाप की बात करी जाए तो स्क्वायर नहीं होगा, बस सिंगल रेशो रहेगा। तो अगर एरिया और परिमाप का रिलेशन हो तो सर अगर पेरीमीटर का रिलेशन एरिया से निकालोगे तो पेरीमीटर का स्क्वायर कर दो, बात बराबर है, बुझाओगा। अगर किसी भी ट्राइंगल में 3 माध्यिकाएं हैं और आपको ट्राइंगल का एरिया निकालना हो और माध्यिकाएं दे रखी हैं, माध्यिका मतलब मीडियन, मीडियन क्या करती है? भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देती है, वही मीडियन कहलाती है। अभी सब कुछ बताऊंगा, है ना। तो क्या करना है? ट्राइंगल एबीसी का एरिया निकालेंगे। कैसे? सर वो हमेशा होता है 4/3 ऑफ मीडियन से बने। कौन कौन सी मीडियन है सर? एडी, बीई और सीएफ। अगर ये तीनों मीडियन हैं तो इस तीनों मीडियन से बने ट्राइंगल के एरिया के 4/3 गुणे के बराबर होता है। ये याद रखोगे ना। अगर मान लो इन तीनों मीडियंस को मैं दे दूं आपको, तो आप मुझे ये बताओ कि आप एरिया का कैसे निकालोगे आप? हाँ, एरिया कैसे निकालोगे? सर हीरोज के फॉर्मूला से निकाल लेंगे। और अगर ये ट्रिपलेट्स में हुई, अगर ये ट्रिपलेट बन रहा होगा भाई, 3 4 5 होगा, तो अपना राइट एंगल ट्राइंगल लग जाएगा। कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। ये मैंने ट्रिपलेट्स लिखे हुए हैं 3 4 5 6 8 10 9 12 15 12 16 20 और 15 20 25। ये तो ट्रिपलेट इसके मल्टीपल हो गए। 9 40 41 20 21 29 7 24 25 8 15 17 11 60 61 12 35 37 16 63 65 5 12 13 48 55 73। लिखो लिखो भाई, 48 55 73 13 84 85 119 120 169 119 120 169। ये भी ट्रिपलेट्स दिमाग में रखना। सर ये कैसे काम आते हैं पेपर में? ये भाई हर जगह काम आएंगे जहां भी राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, वहां ट्रिपलेट का जलवा होगा, क्योंकि पाइथागोरस होता है ना, पाइथागोरस होता है इसलिए। हाँ, श्री कह रहा है सर बेसिक। श्री बेसिक के लिए मैंने बेसिक पढ़ाया है। ये एग्जाम टाइम रिवीजन है कि आप ट्रेवलिंग करते वक्त भी पूरा रिवाइज कर सको। उद्देश्य समझिए वीडियो का, है ना। उद्देश्य के साथ पढ़ाई करिए बस, है ना श्री। चलिए, तो ये चीजें आप अगर पहले पढ़ी होगी आप, तो आपको रिवाइज होगा। अगर पढ़े ही नहीं हो तो फिर डिब्बा पहले से गोल है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते फिर, और ना ही टीचर कुछ कर सकता है। आइए सर, सर्किल की मैं बात करता हूं। सर्किल क्या होता है सर? सर्किल की कुछ थ्योरम्स होती हैं, उन पे आप दिमाग लगाएं। ये होती है कॉर्ड। किसी जीवा द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण परिधि पर बने हुए कोण का डबल होता है। किसी जीवा द्वारा केंद्र के एक ही तरफ किसी भी कॉर्ड द्वारा एक साइड में जो एंगल बने होते हैं वो सेम होते हैं। ए बी आपका क्या है? यहां पर डायामीटर है, तो ए बी आपका क्या है? यहां पर डायामीटर है। तो किसी भी व्यास द्वारा जो परिधि पर बना हुआ कोण होगा वो 90 डिग्री होगा। अगर बाहर से कोई बिंदु है और ये एक छेदक प्रतिछेदन रेखा है जो कि सर्किल को काट रही है, या फिर यूं भी बोला जाएगा कि 2 जीवाओं को बढ़ा दिया और पी पर मिल गया, तो कौन सा कंसेप्ट लगता है? हॉस्पिटल से मेडिकल स्टोर और फिर घर पे आकर फिर दोबारा हॉस्पिटल, घर से मेडिकल स्टोर फिर दोबारा घर पे आओगे फिर हॉस्पिटल, ऐसे जाना है। आप डायरेक्टली मत कर देना कि पीवी इंटू बी ए कर दो ना, आपको कुछ नहीं करना। यही एक छोर है, पहले इस पॉइंट पे जाइए, फिर इससे इस पे आइए, फिर इस पे जाइए, फिर इससे इस पे आइए। पी ए इंटू पीवी, पीसी इंटू पीडी, ठीक है। चलिए सर, इस वाले में क्या रूल चलेगा? इस वाले में भी सेम है कि जब एक तो प्रतिछेदन रेखा हो, इंटरसेक्टिंग लाइन, और ये एक
टेंजेंट हो। तो टेंजेंट का स्क्वायर पीटी स्क्वायर बराबर पीए इंटू पीवी। क्वेश्चन डायरेक्टली आएंगे भाई, इन पर लिख लो इनको, पीटी रिवाइज करो आराम से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसी भी वृत्त में केंद्र से जीवा पर जो परपेंडिकुलर होता है वो जीवा को दो बराबर भागों में डिवाइड कर देता है। कोई भी सर्किल है उसमें जो रेडियस होती है वो स्पर्श रेखा से हमेशा परपेंडिकुलर होती है। किसी भी सर्किल में अगर सर्किल के अंदर चार बिंदुओं को मिलाकर कोई चतुर्भुज बनाया जाता है उसी को ही साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज, इसमें चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने वाले कोण 180 होंगे हमेशा। चतुर्भुज क्या होगा? अंदर बना हुआ होगा, चार बिंदु होंगे। ठीक है, हाँ। अगर ये क्वाड्रिलेटरल ऐसे बना हुआ है तो जो ये बाह्य कोण होगा किसी भुजा को बनाकर, ये अंदर वाले कोण का अपोजिट वाला एंगल बराबर होगा। होना भी है क्योंकि ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा, और इनका योग वैसे भी 180 होता है तो ये थीटा होना अनिवार्य है। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है कि अगर किसी भी साइड को आप बाहर निकाल देते हो तो उसका जो बाह्य कोण होता है वो अपोजिट आंतरिक कोण के बराबर होता है। अब इस वाले की बात करना चाहता हूं आपसे, इस वाले को बता देना चाहता हूं कि बाहर से अगर किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं डाली जाएं वो दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, चलिए ठीक है सर। इसके साथ साथ आप क्या बताएंगे? इसके साथ साथ मैं ये भी बताने वाला हूं कि अगर कोई सर्किल है, उस सर्किल में बाहर से कोई स्पर्श रेखा डाली गई है आपके, कृपया करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें दोस्तों, ये आप लोगों के लिए है बढ़िया जानदार चीज। आइए, अगर मैंने ये सेंटर माना है तो ये परपेंडिकुलर, ये सेंटर माना है तो ये परपेंडिकुलर, क्योंकि अभी मैंने बताया था ना कि कोई त्रिज्या जो होती है यहां से 90 डिग्री बनाती है, स्पर्श रेखा से 90 डिग्री बनाती है। ये केंद्र O हो गया, ये पॉइंट P हो गया, और ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया। आप मुझे बताओ, अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि APB अगर मान लो ये आपका दे दिया मैंने थीटा, तो ये वाला कोण क्या होगा? सर ये वाला कोण अपने आप 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ना तो आप कुछ कह सकते ना मैं, क्यों? क्योंकि ये एक चतुर्भुज बन रहा है, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा और चार भुजा से। पहली बात क्लियर हो गई? हाँ या ना बोलते जाना। बिल्कुल क्लियर हो गई सर। ये दोनों तो बराबर होते ही हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री है तो ये आपस में एक कोई भी क्वाड्रिलेटरल होगा 360 डिग्री बनाएगा, तो ये 180 हो गया, तो ये भी आपस में 180 होंगे, तो ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा। तो पहला चीज क्लियर हो गई क्या? बोले यस सर क्लियर हो गई है। अब मैं पूछना चाहता हूं आपसे एक और एंगल। मैंने ये लाइन ऐसे मिला दी, देख लो देख लो। अगर ये वाला एंगल पूछूं तो कौन सा सर? OAB। OAB और ये वाला एंगल बराबर रहेगा, वो क्या रहेगा? ये थीटा है ना, उसका ऑलवेज। अरे ऑलवेज यार, मजा आ जाएगा तुम्हें पेपर में, हाँ ये गारंटी। ठीक है, तो ये अगर मिला दोगे तो ये OAB पूछता है अक्सर, या OBA, वो θ/2 रहेगा, जो ये वाला एंगल है उसका आधा। सर ये ऐसे कैसे? सिंपल थ्योरम है यार, 180 लगाकर कर सकते हो, आप कर सकते हो, बड़ी बात नहीं है, यहां मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं। ठीक है, चलिए आइए। और अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालो, तो कैसे निकालोगे? इसको इससे मिला दो, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल, तो एक का एरिया निकाल लो 1/2। बेस क्या लोगे? बेस आपका हो जाएगा OA, और आपका परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है AP। और अगर आपको ये तो निकल गया इसका, अगर मान लो इसका एरिया निकालना है OAPB पूरे क्वाड्रिलेटरल का, ये आज CHSL में करवाया था मैंने, तो आप ये आंसर कर देना OA इंटू AP, उसका डबल कर दिया। अगला क्वेश्चन, सर अभी तक तो आपने बताया था कि सर्किल के अंदर क्वाड्रिलेटरल हो, अगर सर्किल के बाहर हो तो ये प्रॉपर्टी बहुत काम की है कि AB और DC आमने सामने की भुजाओं का योग बराबर होता है आमने सामने की भुजाओं के योग के। ठीक है, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में एक रेक्टेंगल दे दिया और रेक्टेंगल के अंदर मैंने कहीं पर भी, ये जो बिंदु है ये कहीं भी हो सकता है, कहीं भी सर, हाँ कहीं भी, तो प्रॉपर्टी लगती है कि इस बिंदु से इसकी दूरी
इसकी दूरी, प्रत्येक वर्टेक्स की दूरी कैसे देखना, AO OC, BO OB, सीधा जाना है, मुड़ना नहीं है, सीधा जाना है, सीधा जाना है। तो सर क्या होगा, प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी कैसे दिमाग में रखें कि किसी भी रेक्टेंगल के अंदर ऐसे बोल दिया जाए कि कोई बिंदु है, उससे D की दूरी, C की दूरी, B की दूरी, तो A की दूरी बताओ। तो प्रॉपर्टी ये होती है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, OA और OC, OA और OC बराबर OD और OB, OB और OD और OB, स्क्वायर्स बराबर हो जाते हैं। ठीक है, मजा आ रहा है नहीं आ रहा यार? मेहनत को है ना बर्बाद मत जाने देना, एक नंबर नहीं कटेगा, ये मेरी गारंटी है। पूरा देखना और जमकर देखना और शेयर जरूर करना यार हर एक विद्यार्थी। आइए सर, रोम्बस की मैं बात करता हूं आपसे, रोम्बस की मैं बात करता हूं, चतुर्भुज की बात करता हूं। सम चतुर्भुज की सबसे खास बात क्या है, सम चतुर्भुज की सारी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, सम चतुर्भुज की क्या होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर होती हैं, और उनके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। तो सम चतुर्भुज का एरिया क्या होता है, डायगोनल अलग अलग भी होते हैं। पहली बात तो यहां ट्रिपलेट चलता है, ये ध्यान रखना बस। सर यहां ट्रिपलेट से काम चलता है क्या, यहां ट्रिपलेट चलता है। अब ट्रिपलेट अगर मान लो ये O पॉइंट है, ट्रिपलेट कहां देखना है मुझे ये बताओ पहले तो आप। ट्रिपलेट देखना कहां है, चलिए ट्रिपलेट ऐसे देखना है, जब कभी भी दो डायगोनल एक दूसरे को काट रहे हैं ना, तो ये आधा आधा कर देते हैं, आधा आधा, आधा आधा, और भुजा आपकी A है, तो ये ट्राइंगल में ट्रिपलेट देखना है। तो अक्सर आपने देखा होगा हम ये निकालते हैं तो डबल करते हैं, करना ही पड़ेगा वो तो डायगोनल निकालने के लिए, क्योंकि ये जो निकलता है वो हाफ निकलता है, ये जो निकलता है वो हाफ निकलता है, ये वाला जो निकलता है ये हाफ डायगोनल होते हैं, फिर पूरा करना पड़ता है वो तो। ठीक है, तो आप ये ट्रिपलेट वाला कंसेप्ट है, आप इसको यूज करिए कि अगर आप एरिया पूछेगा तो एरिया के लिए 1/2 दोनों डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है सर, दूसरा कंसेप्ट ये रटने की जरूरत तो नहीं है। देखो अगर फिर भी रट रहे हो तो अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, कि डायगोनल का और साइड का रिलेशन ये होता है। अगर और रटना नहीं है तो भी आपको ये दिमाग में रखना है। सर ये आया कैसे वो मैं बता देता हूं। जैसा कि मैंने अभी कहा कि BD बराबर D1 है, तो ये D1/2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बोलो। और AC बराबर D2 है, तो ये D2/2 हो जाएगा। बस ट्रिपलेट लगा दिया, क्योंकि 90 डिग्री पर काट रहा है, ये कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर D1/2 का 4 हो जाता है, D2/2 का 4, 4 इधर आ गया, ये बन गया ना। तो ऐसे ही बनता है। चलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई समस्या, हाँ या ना में जवाब दे दो, कैसा लग रहा है ये भी बता दो प्लीज। चलिएगा आगे चलें सर। बिल्कुल, अगर मान लो इसका मुझे नॉर्मल एरिया निकालना हो तो नॉर्मल एरिया क्या करना है, परपेंडिकुलर डाल दो कहीं से भी। अगर परपेंडिकुलर दे रखा है तो नॉर्मल एरिया हमेशा किसी भी चतुर्भुज का बेस इंटू हाइट ही होता है। अच्छा सर, एक तो ये एरिया वाला फॉर्मूला भी याद रखना है आपको। रोम्बस की बात कर रहा हूं, उसका फेवरेट है रोम्बस, ये पेपर में जरूर आएगा। ठीक है सर, और ये भी पूछा जा सकता है, मान लो कोई रोम्बस दे दिया और रोम्बस की साइड दे दी और उसके बीच का एंगल दे दिया थीटा, तब एरिया कैसे निकालोगे? सुन रहे हो ना, कि यहां पर दो साइड दे दी और उसके बीच का एंगल दे दिया थीटा, तो सर ये होता है A², उनके बीच का एंगल साइन थीटा। लिख लो भैया, पेपर में आ जाए, फिर याद करोगे। हाँ चलिए आइए अगला करिए। समांतर चतुर्भुज बेस इंटू हाइट होता है, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। कभी भी समांतर चतुर्भुज के डायगोनल और उसकी साइड के बीच में रिलेशन पूछे तो 2 टाइम्स ऑफ, देखो हमेशा समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, हमेशा याद रखना। तो दो संलग्न भुजाओं के बीच का कोण भी दे सकता है, नहीं भी देगा तो डायगोनल अलग अलग होते हैं, बेस इंटू हाइट आपका एरिया होता है, और ये आपका रिलेशन याद रखना है। रिलेशन क्या है, सेम है, यहां भुजाएं बराबर होती हैं और यहां नहीं होती हैं। ठीक है चलिए, ट्रेपेजियम की बात कर रहा हूं। ट्रेपेजियम क्या होता है सर, कोई भी समलंब चतुर्भुज
कि आमने सामने वाली भुजाओं दे रखी होंगी आपको और उनके बीच की दूरी दे रखी होगी। तो एरिया पूछेगा तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग इनटू उनके बीच की दूरी। एक चीज पूछता है कि असमांतर भुजाएं जो कि नॉन पैरेलल साइड्स हैं, अगर उनको मिलाने वाला कोई लाइन है तो उसकी लेंथ क्या होगी, अगर ये मिड पॉइंट है तो वो होती है सर दोनों पैरेलल साइड का बटे 2। ये नोट कर लेना, नोट तो सारे दूंगा मैं आपको, चिंता मत करो, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत, मजा आ रहा है नहीं आ रहा, ये बताओ, जल्दी से बताओ यार, मजा आ रहा है नहीं आ रहा, खींचकर लाइक और शेयर जरूर करिए यार आप लोग। आइए अब मैं बात करता हूं ट्राइंगल की। सर अगर कोई ट्राइंगल है जिसको स्केलिन ट्राइंगल बोला गया है, स्केलिन ट्राइंगल क्या होता है बताओ, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज की पहचान क्या है, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। तो एरिया कैसे निकलेगा, हीरो का फॉर्मूला S बराबर A प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये बात याद रखना। और एरिया निकालने का सबसे अच्छा तरीका है S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। नोट कर लेना, पेपर में काम आता है, जब कभी कुछ ना बन रहा हो तो काम आएगा भाई। चलिए यहां तक कोई दिक्कत, बोले सर कोई टेंशन नहीं। इस S को क्या बोलते हैं अपन, कमेंट में बताइए, इस S को क्या बोलते हैं, S को क्या बोलते हैं, S को बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। S को क्या बोलते हैं हम, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर बोलते हैं ना। S को क्या बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप बोलते हैं, A प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो अगर मान लो इन रेडियस निकालनी है, यानी कि इसके अंदर बने हुए किसी वृत्त, कोई भी वृत्त हो, अंत्य त्रिज्या निकालनी है, तो R बराबर होता है एरिया अपॉन अर्ध परिमाप। याद कर लोगे क्या, अरे गजब है यार। और सर अगर बाहरी त्रिज्या निकालनी हो तो कोई भी विषम बाहु त्रिभुज हो, कोई भी, हाँ उसके लिए तो वो होता है सर तीनों भुजाओं का गुणनफल अपॉन 4 गुणा क्षेत्रफल। लिख लो ABC अपॉन 4 डेल्टा, ये R बराबर होता है परित्रिज्या बोलते हैं इसको, अगर आउटर रेडियस निकालनी हो। और अगर समबाहु त्रिभुज हो तो वो टिप्स पर रहता है। समबाहु त्रिभुज के लिए अंत्य त्रिज्या A अपॉन 2√3 और बाह्य त्रिज्या A अपॉन √3। अगला समकोण त्रिभुज के लिए अंत्य त्रिज्या, समकोण त्रिभुज के लिए आधार प्लस लंब माइनस कर्ण। तो आप ऐसे याद रखना, आधार प्लस लंब माइनस का कर्ण, यानी कि बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस हाइपोटेनस बटे 2 इज इक्वल्स टू रेडियस। एंड आउटर रेडियस विल बी सर C/2। ए बी आपका हाइपोटेनस होगा, हाइपोटेनस का आधा किसी भी समकोण त्रिभुज के लिए परित्रिज्या का मामला होता है। ठीक है, चलिए दोबारा आ गया क्या, ठीक है। अब आते हैं पॉलीगन पर। पॉलीगन मतलब होता है बहुभुज। तो किसी भी बहुभुज में सभी आंतरिक कोणों का योग क्या होता है, n-2 इंटू 180 या 2n-4 इंटू 90। यहां n क्या है, भुजाओं की संख्या है। सभी बाह्य कोणों का योग क्या हो जाएगा, वो आंतरिक कोण है, ये बाह्य कोण है, सभी बाह्य कोणों का योग हमेशा कांस्टेंट रहता है 360 डिग्री। अगर प्रत्येक आंतरिक कोण का मान निकालना है तो जो योग निकाला है उसमें भुजाओं का भाग दे दीजिए आप। और अगर आंतरिक बाह्य कोण का मान निकालना है तो 360 में n का भाग दे दीजिए आप। क्लियर है, चलिए अगला। अगर विकर्णों की संख्या निकालनी हो तो भुजाएं दे रखी हैं, n इंटू n-3/2 विकर्णों की संख्या होती है, ये याद करना, पेपर में आएगा। अगर किसी भी पॉलीगन का एरिया निकालने को बोल दिया जाए तो, ये गजब बात है, तो किसी भी पॉलीगन का एरिया निकालने को बोल दिया जाए तो n/4 a स्क्वायर कॉट 180 बटे n, n/4 a स्क्वायर कॉट 180 बटे n। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि अगर षटभुज आ गया, सम षटभुज, तो इसका एरिया कैसे निकालोगे, क्योंकि पेपर में यही पूछा जाएगा आपसे। सम षटभुज जिसकी 6 भुजाएं हैं, इसका एक जुगाड़ आप पहले से ही करके जाएं। तो सम षटभुज का मतलब 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल से मिलकर बनने वाला आकृति, 6 समबाहु त्रिभुज से मिलकर बनता है। हाथ के हाथ यही कवर करवा दिया मैंने, ठीक है। चलिएगा
सेमी पेरीमीटर है वो, है ना। चलिए, इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। हाँ, इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल बराबर 180 डिग्री होता है। आगे चलते हैं। अगर मान लो कोई स्टार आ जाए, मजा आया नहीं आया? अरे बोल दो यार, अरे बोल दो भाई साहब, ऐसी क्या शर्म कर रहे हो। तो स्टार आ गया, स्टार पे कितने बिंदु हैं? बाहर उसकी चोंच देख लो। तो सर ये तो 6 चोंच वाला है, 1 2 3 4 5 6, 6 चोंच वाले स्टार के सभी कोणों का योग कितना होगा? सभी शीर्ष कोणों का योग, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस एफ, आपकी लाइफ बदल जाएगी। 6 - 4 × 180, ये पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा, ये मैं अभी बोल देता हूं, 360 डिग्री। तो कोई भी स्टार वाली आकृति हो, कोई भी स्टार वाली आकृति हो, कोई भी, जैसे कि मान लो मैं 8 स्टार बना देता हूं, ये बन गए 8 स्टार। तो अब शीर्ष कितने हो गए? 8 हो गए, बना के दे देगा भाई। 8 स्टार बने हुए हैं, 8 शीर्ष बिंदु हो गए, 720। मजा आ रहा है नहीं आ रहा? खींच के लाइक करिए। अगला, पॉलीगन का एरिया वेरिया निकालना जानते ही हो, मैंने अभी बताया था ना। चलो एरिया का एक बार जयकारा लगा देते हैं, याद कर लेते हैं। पॉलीगन का एरिया NA²/4 cot 180/n, NA²/4 cot 180/n, खत्म हो गया। cot थीटा आता है। आइए, सर्किल की बात हम कर ही चुके हैं। सर्किल में ये रेडियस होती है, सर्किल में भाई ये जो स्पर्श रेखाएं होती हैं बराबर होती हैं, ये व्यास होता है, इसको सेकंड बोलते हैं, मतलब प्रतिच्छेदन रेखा। ये व्यास होता है जो केंद्र से गुजरता है, ये जीवा कहलाती है, ठीक है। चलिए, ठीक है। अब यहां देखो, लघु चाप किसको बोलते हैं? जैसे अक्सर आप पूछते हो, तो किसी जीवा के नीचे वाला जो छोटा वाला हिस्सा है उसको लघु बोलते हैं, और ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, वो होता है दीर्घ, मेजर। ये होता है लघु वृत्तखंड और ये होता है दीर्घ वृत्तखंड, इसको बोलते हैं सेगमेंट, ठीक है। कॉर्ड के ऊपर नीचे, क्लियर है ना भाई? ये जरूरी था बताना। चलिए, अब बात करना चाहता हूं कि किसी भी जीवा, ये क्वेश्चन पेपर में आएगा, वो वाला दूरी निकालने वाला, याद करो। हाँ, तो किसी भी जीवा द्वारा केंद्र से अगर हम लंब डाल दें तो वह जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करेगा। साथ के साथ आप ये याद रखेंगे कि अगर जीवाएं बराबर हैं, जैसे ए बी आपका पी क्यू के बराबर है, तो आपकी जो डिस्टेंस होगी वो भी बराबर होगी। ये हमने कराई दिया, ये भी 90 डिग्री वाला हो गया। और ये सेम व्यास द्वारा आपको पता, मतलब व्यास क्या मतलब, जीवा द्वारा एक तरफ कोण बराबर होते हैं, ये चक्रीय चतुर्भुज भी हो चुका है। सेम जीवा से अगर कोण बने हो तो वो बराबर होते हैं, ठीक है। ये अगर बराबर है तो चाप भी बराबर होगा, ये वाला, ठीक है। ये देखिए, समान चाप केंद्र पर समान कोण बनाते हैं, ये भी याद रखना। समान चाप या जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण भी समान होता है ना, ठीक है। ये हो गया बराबर होता है, ये मैंने कराई दिया सारा, ये बराबर हो गया। हाँ, ये देखिए, अगर 2 जीवाएं आपस में इंटरनली काट रही हो, तो 2 जीवाएं आपस में इंटरनली काट रही हो, तो ये प्रॉपर्टी पे स्टार बना लेना। तो क्या होता है? वही काम, AE × EB, DE × EC, AE × BE, CE × DE। क्लियर है? समझ में आ गई बात? तो इसको नोट कर लो, ये अंदर काट रही हैं, बाहर काटने वाली अलग आती है, ठीक है। बाहर काटने वाली अलग आती है ना। बाहर काटने वाली मैंने बताई थी ना, अभी बताई थी, नहीं बताई थी? 2 जीवाएं बाहर काट रही थी, हॉस्पिटल वाला, और ये अंदर काट रही हैं, तो 2 केस बनते हैं, ठीक है। चलिए, और ये देखो बाहर काटने वाला भी हो गया, लो बढ़िया रहा ना सर। PB × PA, PB × PA, PD × PC, ये ध्यान रखना। आप तो रटो मत पॉइंट होगा, आप तो बस पास वाला फिर दूर वाला, पास वाला फिर दूर वाला, वहीं से जाकर, ठीक है। ये हो गया। हाँ, अल्टरनेटिव सेगमेंट थ्योरम। जैसे मान लो कोई ट्राइंगल बन रहा है दोस्तों, इस ट्राइंगल की स्पर्श रेखा का जो ये भाई है कौन है, ये इसके बराबर होगा। ये भाई साहब पेपर में जरूर आएगा, जरूर लिख के रख लेना। समझ रहे हो ना? आकृति समझ लो प्लीज। ये मान लो ये ट्राइंगल है,
और ये इसकी स्पर्श रेखा है, तो ये वाला कोण इसके अंदर वाले को छोड़कर जो दूसरा एंगल है उसके बराबर होता है। आइए आगे, अब ये आते हैं अपन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट डीसीटी और टीसीटी पर। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या कहता है, अगर मान लो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालना है, अनुस्पर्श उभयनिष्ठ रेखा। मजेदार, मजा भाई। सेशन को लाइक शेयर नहीं मिलाना तो यार मतलब नहीं निकलेगा। ये तो तपस्या है जो मैं कर रहा हूं आप लोगों के लिए, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। आइए डीसीटी की बात करता हूं। डीसीटी में कुछ नहीं करना, अगर आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो कि कौन सी है, ये रही, ये दिख रही है ना, ये डीसीटी है। ये वाली डीसीटी है। अगर इसका निकालना हो ना, कुछ मत करो, यहां डायरेक्ट में माइनस हो जाता है क्या? हां, आजकल सीधे लोगों का कोई है क्या? आजकल सीधे लोगों का कुछ है क्या? आजकल सीधे लोगों का कोई नहीं है भाई साहब। मतलब सर, मतलब देखो ना, यही देख लो कि डी क्या है, केंद्रों के बीच की दूरी है। ये क्लियर कर दो पहले तो। हाँ, माइनस आएगा, दोनों में ही आएगा। और हम स्पर्श रेखा की लंबाई निकाल रहे हैं, ध्यान रखना। और ये वाली बीसी भी बराबर है, ये वाली और एडी और बीसी दोनों ही डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। सीधे लोगों का कोई है क्या? बोले सर कोई नहीं है आजकल सीधे लोगों का। हाँ, तो मैं कह सकता हूं ना कि दोनों की त्रिज्याओं का जो अंतर है वो यहां आएगा। यानी कि जब डायरेक्ट निकालनी हो ना तो रेडियस का अंतर आ जाता है, और अगर ट्रांसवर्स निकालनी हो, अनुदैर्ध्य, तो दोनों का सम आ जाता है। ठीक है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो ये छोटा हो जाता है और ये बड़ा हो जाता है। यानी कि भगवान सबको देखता है, सीधे लोगों का ईश्वर है और इनका कोई नहीं है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। साइन रूल। साइन रूल क्या कहता है, अगर कोई ट्राइंगल बन रहा है तो a अपॉन साइन ए उसकी भुजा, और b अपॉन साइन बी, c अपॉन साइन सी बराबर 2r, और ये r होता है, r क्या होता है, सरकम रेडियस, परित्रिज्या होता है। ठीक है, तो हाँ लिख लेना। सर मुझे पूरा प्रूफ जानना है, मैंने इसी चैनल पर वीडियो बनाया हुआ है, मैं कह रहा हूं इसको सब्सक्राइब कर लो, आपकी समस्या खत्म हो जाएगी गणित की। देखो सर, कोसाइन रूल क्या होता है, अगर मान लो कोई ट्राइंगल दे रखा है, उसके बीच का एंगल दे रखा है और दो साइड दे रखी हैं, तीसरी साइड निकालनी हो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, तो ये वाला एंगल आ जाएगा cos c। चलिए आइए आगे बात करते हैं। ये हमने करा दिया, लेकिन अगर मान लो कोई विषम बाहु त्रिभुज है और इनके बीच में कोण थीटा दे दिया, तो कैसे निकालोगे एरिया? तो 1/2 आसन्न भुजाएं का गुणनफल और उनके बीच का कोण। ये दिमाग में रखना, ये पेपर में आता है भाई, ये चीज पेपर में आती है। कोई भी जैसे मान लो इनके बीच में दे दिया एंगल, तो 1/2 BC साइन ए। चलिए, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने वाली बात है जो मैं पहले ही बता चुका हूं। अच्छा, तुरंत आप मुझे बताओ, अगर आउटर रेडियस हो तो क्या होता है, जल्दी कमेंट में लिख के। जब विषम बाहु त्रिभुज हो तो वो होगा सर ABC अपॉन 4 डेल्टा, अगर समबाहु त्रिभुज हो तो डेल अपॉन एस। बोलिए, अगर समबाहु त्रिभुज हो तो डेल अपॉन एस। यहां एरिया ये है, ABC साइड है, एस क्या है, अर्ध परिमाप, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। चलिए अगला, मान लीजिए कि आपके पास यह तो हो गया आपका अंतः केंद्र और यह हो गया परिकेंद्र। तो पहला आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि किसी भी त्रिभुज के अंदर अंतः केंद्र और परिकेंद्र एक ही जगह होते हैं क्या? अरे सर कैसी बातें कर रहे हो यार, हाँ? अंतः केंद्र और परिकेंद्र एक ही जगह क्यों होंगे? गलत बात। तो मतलब दूर दूर होते हैं, हाँ दूर दूर भी होते हैं, और उनके बीच की दूरी भी निकाली जाती है। जब बाह्य त्रिज्या पता हो और आंतरिक त्रिज्या पता हो तो उनके बीच की दूरी √r² माइनस 2rr का √r² माइनस 2rr। मजा आ गया? आनंद आ गया? जी बिल्कुल आ गया। तो याद करना पड़ेगा, और ये पेपर में आते हैं, वो मतलब
आप जो मेंस वाला बच्चा भी देख रहा होगा ना सीडीएस का, वो भी फोड़ कर आएगा, ये गारंटी है मेरी। तो अगर डिस्टेंस निकालना हो इन रेडियस, या बोल सकते हैं इन सेंटर और सरकम सेंटर के बीच में, तो वो रेडियस आर हो जाएगी और छोटी आर, तो आर स्क्वायर माइनस 2RR का अंडर रूट। आइए, इसको कहते हैं क्रॉस लैडर थ्योरम, जहां पर आपको दो आपको भुजाएं दे रखी होंगी। ऐसा बोला जाएगा कि इसका शीर्ष यहां मिल रहा है, इसका शीर्ष यहां मिल रहा है, तो जो इनका प्रतिच्छेदन बिंदु है उससे बीडी पर जो एफ पर मिलता है, तो ई एफ की वैल्यू बताओ। तो जो आपका ई एफ होगा यानी कि 1/z, वो बराबर होगा 1/x अपन 1/y। तो 1/z बराबर होता है, आमने सामने वाले जो पोल्स हैं इसको बोलते हैं क्रॉस लैडर। नाम से पता लग रहा है क्रॉस लैडर। इस तरह का डायग्राम बनेगा और आपसे ये पूछा जाएगा कि जहां प्रतिच्छेद हुए हैं वो लेंथ निकालिए, और ये सब पैरेलल हैं आपस में, मतलब ये समांतर होंगी लाइंस। ठीक है, चलिए आगे बात आती है कि अगर मान लो एडी, बीई और सीएफ ये मैं आपकी मीडियन दे रखी हैं, तो याद रखना कि कभी भी किसी भी ट्राइंगल में, सुन रहे हो ना, कभी भी किसी भी ट्राइंगल में उनकी भुजाओं के स्क्वायर का 3 गुना उनकी माध्यिकाओं के स्क्वायर के 4 गुने के बराबर होता है। और ये इससे भी याद रख सकते हो कि ट्राइंगल का एरिया 4/3 होता है माध्यिकाओं के ट्राइंगल के एरिया के। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये कौन सी थ्योरम है? अपोलिनियस थ्योरम, जहां पर आप क्या कर सकते हैं, अगर ये एडी माध्यिका है, एडी आपकी क्या है, मीडियन है, तो आपको मीडियन निकालनी पड़ जाए या सामने भुजा को 2 बराबर भागों में बांटना पड़ जाए। तो अगर ये मीडियन है तो इसकी लेंथ निकालने के लिए काम आता है ये। कैसे सर? आसपास की साइड दे देगा आपको, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर ये निकालना है ना, हाँ, लेकिन 2 टाइम्स कर दो, प्लस 2 टाइम्स करके क्या करूं, जो सामने वाली भुजा है उसका कोई भी हिस्सा ले लो, बीडी ले लो या डीसी ले लो। तो हम बीडी ले लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, डीसी ले सकते हैं, कोई भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक हिस्सा आएगा। लेकिन लिख लेना, ये काम की थ्योरम है ना, अपोलिनियस थ्योरम इसको बोलते हैं अपन। इसको कहते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम मतलब अगर मान लीजिए ये थीटा है, तो ए बी का बीडी से अनुपात, लिख लेना, ए बी का बीडी से अनुपात, ए सी का डीसी से अनुपात, ये मोस्ट फेमस थ्योरम है। ए बी का, या ऐसे भी बोल सकते हो, ए बी और ए सी का जो रेशो होता है वो समानुपात होता है बीडी और डीसी के रेशो के। अंडरस्टैंड? ये बहुत अच्छा थ्योरम है, और सेम एक्सटर्नल वाला भी है, सेम टू सेम। ठीक है, अगला, अगर 2 माध्यिकाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रही हो, 2 माध्यिकाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रही हो, तो ध्यान से सुनना 90 डिग्री पर काट रही है ना, तो यहां पर हमें केवल साइड से मतलब रखना है, माध्यिकाओं से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, बिल्कुल। तो जो 90 डिग्री है उसके सामने क्या है, बीसी है, तो 5 बीसी का स्क्वायर, और जिस पर 2 माध्यिकाएं हैं, ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर। इसको नोट कर लो, ये पेपर में प्रश्न आता है कि जब 2 माध्यिकाएं 90 डिग्री पर काटे, तो देखो जो काट रहा है ना उसके सामने वाली भुजा का तो 5 गुना कर दो, बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर का योग कर दो। ठीक है सर, वीडियो के लिए करवा दीजिए। शाम को रात को 8 बजे क्लास चल तो रही है पंकज, रात को 8 बजे लगातार पूरा कोर्स हो रहा है, तुम पता नहीं कहां सो रहे हो यार। चलिए ये वाली देखिए, यहां बोला गया है सर सी एफ और ए माध्यिका है। ठीक है, तो क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा ना, तब ये प्रॉपर्टी काम आएगी, जहां पर माध्यिकाओं का रोल होता है। जैसे कि सी एफ और ए जो माध्यिकाएं हैं राइट एंगल ट्राइंगल में, दिख रहा है ना, उसका 4 गुना बराबर होता है हाइपोटेनस के 5 गुने के। आइए, ये आप जानते हैं कि किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर ये साइड दे दी और किसी अंदर बिंदु स्थित है, उससे 3 आपके परपेंडिकुलर दे दिए, तो क्या होगा, H बराबर आप P1 P2 और P3 मान सकते हैं ना। और अगर मैं साइड निकालूं तो क्या हो जाएगा बताओ। तो सर आपने H बराबर बताया था कि √3a/2 होता है, a बराबर आप निकाल सकते हो 2 टाइम्स ऑफ P1 प्लस P2 प्लस P3 अपॉन √3। लिख लो ये,
आइए, ये मैंने अभी बता ही दिया आपको, ग्रेटर देन वाला कंसेप्ट है, ये डायरेक्ट आपके ऑप्शन के थ्रू फॉर्मूला बनेगा, तो मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया यहां पर, है ना। चलिए, अभी मैंने जो बताया था ना आपको कि किसी वृत्त के परिगत खींचे गए चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का योग बराबर होता है, याद आ रहा है आपको? अभी मैंने बताया था ये, लेकिन सर दोबारा क्यों लेकर आए हो? डी प्लस, मैंने लिख दिया एबीसीडी, डी प्लस बी बराबर हो गया ए प्लस सी, ये तो पता है आप सबको। लेकिन मान करो, मतलब बात सुनो मेरी आप, मान लो कि इस चतुर्भुज का एरिया पूछ लिया, तो इस चतुर्भुज का एरिया पूछ लिया तो क्या करोगे बताओ? तो भैया यही खेल है बस। तो चतुर्भुज का एरिया कैसे निकालेंगे? जो चारों भुजाएं हैं, चारों भुजाएं जानते हो? हाँ, ए बी सी डी, ए बी प्लस सी प्लस डी बटे 2 करना, तो आपका एस निकलेगा पहली बात तो, और बस वही करना है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी। तो ये याद रखना, ये नया मतलब चीज है जो आपको नहीं पता होगी, लेकिन पेपर में आ सकती है आपके। अच्छा, ये पेपर में आ सकती है नहीं आ सकती? ये तो जरूर आएगी। जब कभी भी दो स्पर्श रेखाएं होती हैं तो ये ट्राइंगल बन गया ना, तो इस ट्राइंगल का जो परिमाप होता है ना, स्पर्श रेखा जैसे ए क्यू है और ए आर है, बराबर ही होगा, तो उसका डबल होता है, यानी कि टेंजेंट का डबल होता है ट्राइंगल का परिमाप, पेरीमीटर। हाँ, मजा आ रहा है? अच्छा लग रहा है? चलिए अगला, ये क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि एक चक्रीय चतुर्भुज के कोणों के जो बाइसेक्टर होते हैं, कोणों के जो बाइसेक्टर होते हैं, उनसे जो एक चतुर्भुज बन रहा है, ये कौन सा है? ये भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही होता है। हाँ, चलिए, आपसे बोल दिया कि यार इस तरह का कोई ट्राइंगल है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि त्रिभुज में भी कभी कभार फंसा देता है ऐसे, तो ये जो कोण है, ये वाला जो कोण होता है, इन तीनों कोणों के योग के बराबर होगा। ठीक है, आपको ये प्रॉपर्टी भी दिमाग में रखनी है, जैसे कि मान लो ये एंगल दे दिया, ये एंगल दे दिया, और एक आपको दे देता है यहां पर परपेंडिकुलर, और ये दे देता है एंगल बाइसेक्टर, और इनके बीच का कोण पूछ लेता है, जैसे कि यहां पूछा गया है DAE। तो ये क्या होता है? ये जो अगल बगल के एंगल हैं उनके अंतर का बटे 2। आपको पता होगा कि किसी भी ट्राइंगल में एक आंतरिक कोण का बाइसेक्टर और एक बाह्य कोण का बाइसेक्टर जहां मिलता है, तो जो तीसरा एंगल है उसका आधा हो जाता है। मजा आ रहा है नहीं आ रहा? चलिए, आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई आपके पास ट्राइंगल है, तो उस ट्राइंगल में बाह्य कोणों का जो समद्विभाजक है अगर O पर मिल रहा है, तो जो ये कोण बन रहा है BOC, ये कितना होता है? 90 डिग्री माइनस का A/2, क्योंकि ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है। चलिए, अगर मान लो इंटरनली काट रहा हो तो 90 डिग्री प्लस A/2, जो पीछे वाला एंगल होगा ना उसका। अच्छा, ये बताओ ये सेंटर कौन सा कहलाएगा? एंगल बाइसेक्टर से बना हुआ सेंटर क्या कहलाता है? पूछ रहा हूं मैं आपसे, एंगल बाइसेक्टर के प्रतिच्छेदन बिंदु से बना हुआ सेंटर क्या कहलाता है? तो एंगल बाइसेक्टर के प्रतिच्छेदन बिंदु से बना हुआ सेंटर आपका इन सेंटर कहलाता है, अंतः केंद्र। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। चलिए, किसी भी ट्राइंगल में दो आंतरिक कोणों का योग हमेशा बाह्य कोण जो होता है वो दो आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। मैं बात करना चाहता हूं सरकम सेंटर की। सरकम सेंटर क्या होगा? किसी भी ट्राइंगल में सरकम सेंटर क्या होता है, जल्दी से बताइए। सर, सरकम सेंटर जो होगा वह साइड परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर होते हैं ना, ये देखो दिख रहा है, भुजा पर लंब समद्विभाजक दिख रहा है, हाँ, उनका प्रतिच्छेदन बिंदु ये सरकम सेंटर कहलाता है। और इस सरकम सेंटर की खास बात यह है कि प्रत्येक शीर्ष से बराबर दूरी पर स्थित होगा, और यही तो आर कहलाएगी, ये परित्रिज्या कहलाती है। ठीक है, चलिए, अंतः केंद्र क्या कहलाता है? एंगल बाइसेक्टर से बना हुआ बिंदु
सभी तीनों अर्धकों का प्रतिच्छेदन बिंदु अंतः केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतः केंद्र कहलाता है। और अंतः केंद्र कहलाता है तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई सर्किल यहां मैंने फंसा दिया तो उस अंतः केंद्र से भुजा यहां पर जो स्पर्श बिंदु है ना उसकी दूरी बराबर होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इनर रेडियस। और ये एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है। क्लियर? और अंतः केंद्र मैंने अभी बताया था ना, BIC निकालना हो तो 90 डिग्री प्लस a/2 हो जाता है। चीजें क्लियर हो रही है भाई साहब? सारी की सारी? मजा आ रहा है नहीं आ रहा है ये बता दो। पूरा रिवाइज हो रहा है ना अच्छे से? यही चाहता था मैं। ठीक है भाई, पेपर में ये प्रश्न बनते हैं, अक्सर पूछे भी जाते हैं कई बार। अभी मैंने आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, आप मुझे जवाब देना कि मुझे बताओ क्या इन सेंटर और सरकम सेंटर सेम जगह होता है क्या? इन सेंटर और सरकम सेंटर सेम ही जगह होता है क्या? इन सेंटर और सरकम सेंटर सेम जगह होता है क्या? नहीं होता, अलग अलग जगह होता है सर। उनके बीच की दूरी क्या होती है? अभी जस्ट बताई थी, दोबारा बताओ मेरे को आप। सर D बराबर √R² यानी कि परित्रिज्या -2R और R। चलिए, वेरी गुड। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? लंब केंद्र। लंब समद्विभाजक, लंब जो है ना, लंब डाले गए उनका इंटरसेक्शन पॉइंट आपका लंब केंद्र कहलाता है। तो ऑर्थो सेंटर की खास बात यह है कि जो ये केंद्र बन रहा है तो x + y सप्लीमेंट्री होंगे, ये ऑर्थो सेंटर की बात है ना, रटना नहीं है, आप समझने हैं, है ना। चलिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये क्वेश्चन पेपर में बनने वाला है आपके कि राइट एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर कहां पर होगा? राइट एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर कहां पर होगा? लंब केंद्र कहां होगा? तो आपका जवाब होगा कि सर राइट एंगल ट्राइंगल में लंब केंद्र जो होता है वो राइट एंगल पर होता है। मैं पूछूंगा कि अधिक कोण त्रिभुज में, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में, ये कौन सा ट्राइंगल है? अधिक कोण त्रिभुज। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में आपका लंब केंद्र कहां होता है? सर आउटसाइड, ट्राइंगल के बाहर। और केंद्रक क्या होता है? सर माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु केंद्रक कहलाता है। माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु केंद्रक कहलाता है। और जो केंद्रक होता है यानी कि सेंट्रॉइड होता है वो माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। अंडरस्टैंड? क्लियर है भाई यहां तक? चलिए, अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा कि अगर ये एक माध्यिका है तो एक माध्यिका ट्राइंगल को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, तो 3 माध्यिकाएं डाल दें तो अगर पूरे ट्राइंगल का एरिया आपको मैंने बोल दिया ABC एरिया है और एरिया मान लो कुछ भी है, तो ये 1/6 हो जाएगा। क्योंकि ये 6 ट्राइंगल बना रहा है ना, तो इस चीज का आप दिमाग रखें खासा। ठीक है, तो ये 6 बराबर भागों में बांट देती है तीनों माध्यिकाएं। तो एक माध्यिका 2 भागों में बांटेगी, 2 माध्यिकाएं 4 भागों में बांटेगी। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं इस पर और पूछता हूं आपसे, आप मुझे जवाब देना कि किसी भी ट्राइंगल में अगर उसके मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए, सुनना भाई क्वेश्चन पेपर में आएगा और फिर मत कहना कि सर मैं तो पढ़ के ही नहीं गया था। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक, वो मेरी आपको पूरी करनी पड़ेगी, लेकिन ABCDEF ये आपका क्या है? मध्य बिंदु है सर, मिड पॉइंट है। ये मैं मिड पॉइंट बोल रहा हूं, ठीक है। DEF मिड पॉइंट है। तो अगर ये मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु को मिलाने वाला ट्राइंगल है, तो इसका एरिया कितना होगा? तो ये सर एरिया जो होता है वो 1/4 होता है। मैं बात किसकी कर रहा हूं? एरिया की कर रहा हूं। तो ये जितने भी ट्राइंगल हैं इनका जो क्षेत्रफल होगा वो 1/4 हो जाएगा बड़े वाले का। और परिमाप कितना होगा? परिमाप होगा 1/2। ये याद रखना बस, परिमाप में गड़बड़ कर देता है बच्चा। पेरीमीटर 1/2 होगा। पूरा ज्योमेट्री मैंने रिवाइज करा दिया है, कुछ भी नहीं बचा है। अब कैसा लगा सेशन ये बताइए। पहले तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप एक एक बच्चे को ये वीडियो शेयर करें, ये मेरे कहने पर है, ये आपका काम है भाई साहब। पूरा रिवीजन घर पे बैठकर आप आराम से कर सकते हैं। अब ट्रैवलिंग करें, कहीं करें, आपके पास सब कुछ है। ठीक है, मैं इसकी PDF में टेलीग्राम पर डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। ठीक है सर, आज आपके पास अनअकैडमी पर अंतिम ऑफर है जहां 20% का ऑफ आपको मिल रहा है। अनअकैडमी पर साहिल 10 लगाकर
आप मेरे कंप्लीट कोर्स से जुड़ सकते हैं, जहां मैं ये सब चीजें डिटेल में पढ़ाता हूं। आप जुड़िए, जहां फाउंडेशन बैच मिलेगा। और किसी अन्य कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, जैसे यूपीएससी, आईआईटी, नीट, यूजी, पीजी, कहीं के भी अगर स्टूडेंट हैं, आप पढ़ना चाहते हैं अनअकैडमी पर, 40 से ज्यादा गोल हैं, आप किसी भी गोल में जाकर साहिल 10 कोड लगाकर मैक्सिमम डिस्काउंट पाएंगे। आज अगर रात को 12 बजे तक लेते हैं तो आप जुड़िए मेरे साथ साहिल 10 कोड लगाकर, ठीक है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना जरूरी, बता रहा हूं, फायदे की चीज है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। सब चीजें आपको मेरी मिलेंगी वहां पर, वैलिडिटी पूरी मिलेगी 24 महीने की, 24 महीने का ले लेना। चलिए, ये मेरा टेलीग्राम है जहां पर आपको जुड़ जाना है, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, मजा आ गया नहीं आ गया ये बताइए, और ये मैं आपके लिए ही कर रहा हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही और वीडियो मैं बनाने वाला हूं जो आपके भविष्य को चेंज कर देंगे, क्योंकि मैं आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दे रहा हूं। ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, एक ही जगह एक ही वीडियो में, कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। और ऐसे ही मैं और भी देने वाला हूं, हाँ ऐसे ही मैं और भी देने वाला हूं, क्योंकि मेरे पास यहाँ बच्चे बहुत सारे हैं। नीट वाला है बच्चा, यहाँ आईआईटी वाला बच्चा, सब जगह के बच्चे पढ़ते हैं, और ये सब जगह काम आने वाली चीजें हैं, आप हैं, ठीक है। सेशन अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक जरूर करिएगा, मैं आपसे यही चाहूंगा, और शेयर हर बच्चे तक करना है। हाँ, घूर्णी समरूपता भी बनाऊंगा। सुपर चैट आ गया ना अच्छा, सुपर चैट आता तो है यहाँ पे यार। चलिए, सुपर थैंक्स भी आ गया अब तो, हाँ ठीक है। तो मिलते हैं रात को 8 बजे। टेक केयर, लव यू ऑल, और बाय बाय। और जुड़े रहिए रेगुलर बेसिस पे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ये जरूरी है, और ऑल का बटन दबा लीजिएगा। तो टेक केयर, बाय बाय।